Hi everyone, good evening and assalamu alaikum. Thank you for watching the conversation with Uwais Iqbal on Z9 Digital TV. नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू उवैस इकबाल के साथ। और पिछले दिनों अगर आप जो है वो लोकल खबरों पर नज़र रखते हैं, हम आपके साथ मुसलसल इस चीज़ को लेकर के आ रहे थे कि एजाज चौधरी साहब कि जिनको पील पुलिस ने हफ्ते की शाम उनके घर में घुस के गोलियां मार के कत्ल कर दिया, जबकि वो वेलनेस कॉल के ऊपर एड्रेस करने के लिए जो है वो एम्बुलेंस और पील पुलिस को कॉल किया गया था। किस ब्रूटैलिटी के साथ उन्होंने जाके एजाज चौधरी साहब को उनके घर में कत्ल किया, उसके बाद बहुत सारे सवालात असर नौ तौर पे दोबारा अवाम के सामने आ चुके हैं और लोग यही सवाल कर रहे हैं कि पुलिस की जो बेजा ताकत है या पुलिस को या उनको अकाउंटेबल कब किया जाएगा, उनको लगाम कब और कैसे डाली जाएगी। सबसे पहले आपको क्लिप दिखाते हैं कि कल बुध के दिन जून की 24 तारीख को एजाज चौधरी साहब का फ्यूनरल सर्विसेज की गई उनके इलाके के अंदर और बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और पॉलिटिशियंस भी बड़ी तादाद में नजर आए। मिनिस्टर नवदीप बेन साहब मौजूद थे, मेयर ऑफ मिसिसागा थी और मुतादिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल पार्लियामेंट के मेंबर्स वहां पर मौजूद थे। आइए इस क्लिप को देखें, उसके बाद मैं आज जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ भी कराता हूं और आज के टॉपिक के हवाले से हम बात भी करेंगे। Next time there's a cry for help in this community, just imagine the thoughts that will race through their heads about whether or not they should even call for help. Imagine the fear that will grip them when they realize that they have no other option but to call for help. And imagine the exacerbating effects of this collective anxiety on the community and on the person who needs the help. This is a recipe for disaster. This cannot be who we are as a society, yet here we are. We have an opportunity here to send a clear message that such acts of police violence have no place in any community and they have no place here in PL. This is not who we are and this is not who we should be. जी नाज़रीन, आपने इस क्लिप में देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे वहां पर और जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं। फैमिली और अवाम की जो डिमांड है वो इंडिपेंडेंट पब्लिक इंक्वायरी की है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो वॉच डॉग प्रोवेंस का जो इदारा है उस पे लोगों का एतमाद नहीं है। इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे और साथ ही साथ गुररतन सिंह जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट हैं ब्रैम्पटन से, उन्होंने क्वींस पार्क पे जो है वो डग फोर्ड साहब से यही सवाल किया कि इंडिपेंडेंट पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी भी आपको थोड़ा आगे चल के क्लिप दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन प्रीमियर फोर्ड का एतमाद है एसआईयू के ऊपर और उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं या एसआईयू की हिस्ट्री क्या है ऐसी इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट्स की, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले मैं आपको हमारे आज की जो दो गेस्ट मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आलोक मुखर्जी साहब, a very well known personality in the GTA landscape, former chair of Toronto Police Services Board between 2005 से 2015, 10 साल तक उन्होंने सर्व किया एज अ चेयर और साथ ही साथ डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग प्रोफेसर हैं रायरसर यूनिवर्सिटी में और ऑथर हैं किताब के एक्सेसिव फोर्स टोरंटो फाइट टू रिफॉर्म सिटी पुलिसिंग। तो यही हमारा आज का टॉपिक भी है कि इंक्वायरी के हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो पुलिस की एक्सेसिव फोर्स है आखिर वहां पे रिफॉर्म्स करने की रास्ते की रुकावटें क्या हैं। और हमारे साथ सबसे पहले आलोक साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। And up next we have is Munir Parvez Saab, who is a human rights activist as well as a very well-known columnist in the Canadians of Pakistani origin community as well as in the mainstream Canadian media community. Munir Saab, thank you very much for joining our show. Thank you. अच्छा नाज़रीन, जो हम बात कर रहे हैं पुलिस की एक्सेसिव पावर के हवाले से और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात भी हमने थोड़ी सी करनी है। मैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं कि जो गुररतन सिंह जो कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट है फ्रॉम द राइडिंग ऑफ ब्रैम्पटन ईस्ट, आइए देखते हैं उन्होंने 2 दिन पहले क्वींस पार्क पे डग फोर्ड साहब से क्या इस्तदा की। My question is to the Premier. Ejaz Chowdhury was a 62-year-old man
from Malton. He was suffering from a mental health crisis, so his family decided to call the paramedics for help. When the police arrived, they used a ladder to break into his apartment. With guns drawn and screaming, they shot and killed Ajaz Chowdhury in his own home while he was alone. His 7-year-old son is still asking when his father is going to come back from the hospital. How many more people are going to have to die? How many more people are going to be shot and killed by the police? How many more people who are suffering from mental health crises are going to be shot and killed when all they needed is help? The family deserves answers. We all deserve answers. Will the Premier commit to an independent public inquiry into the death of Mr. Chowdhury? जी मुनीर साहब, मेरा पहला सवाल आपकी तरफ है कि ये जो गुररतन सिंह साहब ने, जो एनडीपी के मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट जो है वो पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी जानिब डग फोर्ड का कहना है कि एसआईयू पे उनका एतमाद है। तो क्या ये कहा जा रहा है कि एनडीपी शायद इसको दूसरा रंग देना चाहती है? वो हर बात में पब्लिक इंक्वायरी की बात करते हैं, तो पब्लिक इंक्वायरी से कहीं ये मामला ज्यादा लंबा कई सालों पे जो है वो तो नहीं चला जाएगा? देखिए, इसके ऊपर जो असल में आपको सही मुफीद मशवरा देंगे वो तो आलोक साहब हैं, लेकिन मैं जो अपनी नाचीज़ी राय वो मैं पेश कर देता हूँ कि इस मामले को पॉलिटिसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एनडीपी अपनी कोशिश ज़रूर करेगी और हमें उनको भी मुस्बत तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत ऐसी बैठी हुई है इस वक्त और काफ़ी सालों से, जो हमेशा पुलिस को अपने एतमाद में रखती है, उनका एजेंडा ही लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर का एजेंडा मेरे नज़दीक आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक एजेंडा होता है, जिसके ज़रिए से पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग फराहम की जाती है। अब फोर्ड साहब से उन्होंने बात की, फोर्ड साहब से पिछले दिनों बात की गई थी, आलोक साहब ने एक एडिटोरियल भी लिखा था ग्लोबल मेल में पुलिस फंडिंग को चेंज करने का। उसके ऊपर उनका इमीडिएट रिएक्शन ये था कि ये नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अच्छा हम देखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने $5 मिलियन जो थे, इतने कुछ पैसे मेंटल हेल्थ की तरफ थोड़े से और लगा दिए। तो ये सब बातें करने की होती हैं, असल में पॉलिटिकल विल की बात है। पॉलिटिकल विल में आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त अगर हुकूमत कंजर्वेटिव पार्टी की बैठी हुई है, इस वक्त मिसिसागा के जो पील रीजन का जो बोर्ड है उसमें कंजर्वेटिव अपॉइंटीज़ बैठे हुए हैं। रॉन चट्टा साहब भी, अहमद अतिया साहब भी गवर्नमेंट के अपॉइंटीज़ हैं, शहरियों के भी हैं। तो रॉन चट्टा तो 100% का उसके पैट्रिक ब्राउन के पहले एजेंट थे, अब वो उनके अपॉइंटीज़ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले कि हम क्वींस पार्क में जाएँ, हमें ये देखना पड़ेगा कि रॉन चट्टा और अहमद अतिया, जो मुस्लिम काउंसिल ऑफ पील को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इस बारे में क्या बयानात दिए। मेरी नज़र में तो कोई नहीं आया कि उन्होंने पिछले जब से वो आए हैं पुलिस रिफॉर्म की कोई बात की है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी पुलिस रिफॉर्म की बात हुई है तो वो आपको बताएंगे आलोक साहब, और मैं तो ज़ाहिर है कि उनकी बातों को दोहराऊंगा कि मेरी बहुत सारी मालूमात उन्हीं की किताबों को पढ़ के उन्हीं की रहनुमाई में हुई हैं। तो मैं अपनी राय दूसरी दूंगा, अगर आदाद शुमार आएंगे उस पर बात करूँगा। कि मेरे ख्याल में इससे पहले हम ये समझ लें पॉलिटिकल विल नहीं है, और ये सिर्फ एक दिन का चर्चा नहीं है। ये बात करके मैं आपको दूंगा कैमरा माइक कि देखिए, पिछले 17, 18, 20 साल में कोई 500 लोग जो हैं पुलिस के हाथों हलाक हुए हैं पूरे कनाडा में। ये यहाँ का सिर्फ मामला नहीं है, उसमें नस्ल परस्ती बहुत गहरी है। उसमें हमें पता चलता है, जो आदाद शुमार हमारे पास हैं उसमें नहीं भी हैं, कि इन 500 लोगों में से जो अक्सरियत थी 55% जो थे वो गैर सफ़ेद फार्म लोग थे, और उनको भी देखना पड़ेगा। उनमें 70% जो लोग थे वो मेंटल हेल्थ से मुतासर लोग थे। आज KMH ने कल डिमांड किया, उसमें आलोक साहब का भी बयान है, मैंने आपको रात को उसकी तरफ पॉइंट आउट भी किया था कि KMH ने कहा है कि ये जो पुलिस फ्रंट एंड के ऊपर जाके फर्स्ट एक्शन बनती है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मेडिकल हेल्थ के लोगों को उसमें जाना चाहिए। तो अब जो आपके यहाँ मामला हुआ पील रीजन में, तो उसमें तो ये पुलिस वाले ने आराम से कह दिया कि जो उस वक्त तो वो टीम अवेलेबल नहीं थी, कहीं और बिजी थी। ये बड़े गहरे मामला हैं और एक दिन में नहीं होगा। हमें जो साल हर साल की जद्दोजहद दूसरे लोगों की है उसको भी नज़र में रखना पड़ेगा, और एक भी हमारा मसला हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नज़र जब तक नहीं रखेंगे, ये नहीं देखेंगे हमारे अपने नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। आलोक साहब, आपकी तरफ आता हूं और इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आप इस हवाले से भी बताइएगा कि लोगों का जो अवामी राय है, अब वो ज़ाहिर है वो अतराफ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है। जो एसआईयू पे उनका एतमाद नहीं है और वो पब्लिक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं,
तो क्या ये डिमांड करना दुरुस्त है, इससे फ़ायदा हासिल होगा? और फिर उसके बाद अगले पोर्शन पे आपसे बात करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म जिस पे आपने एक्सेसिव काम किया हुआ है और बोर्ड को चेयर भी किया इतने सालों में, तो आखिर क्या रुकावटें हैं? जी, पहले हम एसआईयू की बात कर लें, क्योंकि कानूनन जब भी किसी पर पुलिस गोली चलाती है, किसी की जान लेती है, किसी को बहुत सीरियसली घायल करती है, तो एसआईयू को बुलाना पड़ता है, ये कानून है। एसआईयू की ज़िम्मेदारी ये है कि पता लगाएँ इन्वेस्टिगेट करके कि पुलिस वाले ने जो एक्शन लिया, वो गैर कानूनी था या नहीं था। अगर एसआईयू कहे कि जो पुलिस ऑफिसर ने किया वो क्रिमिनल कोड के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ एसआईयू क्रिमिनल कोड के दौरान चार्ज लगा सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है उसको, मर्डर का, होमिसाइड का, जो भी करे। मगर जो जैसे मैंने काफ़ी ध्यान से सुना है, हसन साहब हैं, एजाज साहब के भतीजे, उन्होंने कहा है कि पब्लिक इंक्वायरी चाहिए, इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी देखना है। अच्छा, जो एसआईयू अकाउंटेबिलिटी के मामले को देखती है, वो सिर्फ एक बहुत सकरे तौर पे देखती है कि उस एक पुलिस वाले ने क्राइम किया कि नहीं किया। मगर हसन साहब और कम्युनिटी एक बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है कि हमने बुलाया था एम्बुलेंस, हमने बुलाया था पैरामेडिक्स, हमने बुलाया था कि भाई हमारी मदद कीजिए एजाज साहब को उनकी दवाइयाँ खिलाने के लिए, उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। तो वो पब्लिक इंक्वायरी का डिमांड जो उनका है, वो काफ़ी ख़ास डिमांड है। ठीक। ऐसा पहले हुआ नहीं है कि एक मौत को लेके पब्लिक इंक्वायरी इस तरह इस बेसिस पे की जाए। सवाल ये कि वो पब्लिक इंक्वायरी करेगा कौन? प्रीमियर चाहे तो ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि एसआईयू प्रोविंशियल है। अटॉर्नी जनरल चाहे तो ऑर्डर कर सकता है। पील पुलिस बोर्ड या पुलिस सर्विस अभी वो ऑर्डर नहीं कर सकती। तो मामला ये है कि प्रोविंस इस चीज़ को, ये जो वाक़यात हुए, इसको कितना गंभीरता से देखेगी जी। और उसको कम्युनिटी की जो सवाल हैं, उनको कितनी गहराई से समझेगी, अभी ये देखना है। अभी तक लगता नहीं है कि प्रीमियर कोर्ट में वो समझ आई है। वो एसआईयू का रेफरेंस देते रहेंगे, मगर जैसा कि मैंने कहा, एसआईयू का इन्वेस्टिगेशन बहुत सकरा होगा, बहुत नैरो होगा। जो सवालात हैं वो बहुत बड़े हैं, वो एसआईयू इन्वेस्टिगेशन से नहीं उनका जवाब मिलेगा। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एसआईयू जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन एक नैरो मोड में करेगा, उस मोमेंट को देखेगा, उस पर्टिकुलर इशू को देखेगा और अपनी रिपोर्ट देके फारिग हो जाएगा। लेकिन जो अंडरलाइंग इश्यूज, जो उसके अतराफ के इश्यूज हैं, वो शायद अपनी जगह पे ही अनएड्रेस्ड रह जाएंगे। जी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एसआईयू का मैंडेट सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे कोई क्राइम पुलिस वाले ने किया है कि नहीं किया है। जो उसका बैकग्राउंड है, क्यों फैमिली ने क्यों फ़ोन किया, क्या उनकी मांगे थी, क्या उनके सुझाव थे, जो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे मोबाइल टीम नहीं आई, इंटरप्रेटर नहीं था कि एजाज साहब अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे बहुत अच्छा, और एक वो क्राइसिस में थे, तो उनको ज़रूरत थी कोई उनसे उनकी भाषा में बात करे, तो वहाँ कोई इंटरप्रेटर नहीं था। फैमिली ने कहा कि हम मदद करते हैं, तो पुलिस वालों ने वो भी मना कर दिया। ये सब एसआईयू के इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखा जाएगा। बस वो ये देखेंगे कि पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ के अपनी गन्स लेके अंदर घुस गए और कुछ ही मिनटों में एजाज साहब को मार डाला। वो सिर्फ उस इंसिडेंट को देखेंगे, बस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आलोक साहब, आपसे अगले सवाल की तरफ आता हूं जो रिफॉर्म्स के हवाले से मैंने किया था, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एसआईयू की टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें। मुनीर साहब से मैं जानना चाहूंगा, मुनीर साहब, कोई ऐसे स्टेट्स हमारे पास हैं जो बता सकें जो एसआईयू की जो पास्ट इंक्वायरीज हैं उनका क्या कोई रिजल्ट भी निकलता है और कितने अरसे में रिपोर्ट आती है, और क्या जो लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं
कि पुलिस बिरादरी अपने आप को एक दूसरे को समहाउ बचा ही लेती है, क्या वो दुरुस्त है? दो तरीके से है उसकी। अव्वल तो बात यह और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ढंग के आदाद शुमार हैं वो तो मौजूद नहीं हैं। जो आदाद शुमार कुछ हैं खाल खाल, उससे हम बता सकते हैं कि अब हम कनाडा भर की बात करते हैं, ओंटारियो की भी कर लेंगे, उस पर वही मुंतबक होता है कि 500 के करीब जो SIU जैसे इदारे शामिल हुए, क्योंकि फेडरल में भी होते हैं, RCMP भी होते हैं, दूसरों को भी होते हैं, उनमें से 95% जो हैं लोगों को, पुलिस वालों को हमेशा क्लियर कर दिया गया, उनका कोई जुर्म माना नहीं गया। और उनमें से खाल खाल में भी एक या दो लोगों पे अगर मुकदमा चला भी है तो वो मुकदमा या तो आसान सिर्फ एक आता है मामला सामी यतीम वाले में कि उसको पुलिस वाले को कुछ सज़ा दी गई, उसमें भी आलोक साहब और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत से एज ए पुलिस बोर्ड शामिल थे, पीछे से कम्युनिटी के अंदर के कुछ किया जाए। तो ये बात रखिए कि जब भी SIU में मामलों का 95% बात नहीं हल होती है। अब जहाँ से आलोक साहब ने बताया आपको कि अच्छा, एक और बात भी याद कीजिए, 70% लोग जो रहे हैं वो जहनी मरीज रहे हैं। ये तो पूरे कनाडा में से स्टैट्स जमा जो हो सकी हैं पता चली हैं। तो इसीलिए एक सीरियस पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। उसके लिए आप कुछ भी कर लें, पब्लिक इंक्वायरी कर लें, अल्टीमेटली वो यहीं जाएगी कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स का जो सियासी मामला है, बदकिस्मती लिबरल ट्रूडो से लेकर और कंजर्वेटिव जो भी वज़ीर आला हैं, उन सब के यहाँ वो जो रिफॉर्म्स हैं उनके लिए अहम नहीं है। आलोक साहब ने पिछले दिनों रीफंडिंग की या फंडिंग एडजस्टमेंट्स की बात की, उसको गलत सलट ट्विस्ट करके पेश किया गया, क्योंकि जो अंदर बोर्ड की, पुलिस की और ओवर सियासतें होती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं। उसमें जो आदमी ढंग की बात करेगा उसको आराम से साइडलाइन कर दिया जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पुलिस चेयर या कोई ढंग का नुमाइंदा जो है वो अपनी साबित कदमी से कोशिश करे, लेकिन अल्टीमेटली घेराव के आपने कहा पुलिस का मामला, तो इसमें जो पुलिस यूनियंस की पावर है इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर टोरंटो की पुलिस यूनियन, हमसे टोरंटो की बात करते हैं कि पील रीजन में तो आपका पुलिस बोर्ड जो है 7 आदमियों का बोर्ड है, उसमें 2 मेयर्स हैं, उसके अंदर जो है, और ये रीजन का है। मैंने आज तहकीक की, कल परसों की, मुझे कहीं भी पील रीजन के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो नज़र ही नहीं आती है। जो लोग अपॉइंटीज होते हैं अल्टीमेटली दे विल बी प्रेशराइज्ड टू आदर कीप क्वाइट और लुक द अदर वे। तो ये सब बड़े सियासी मामलात हैं, लेकिन ये हमें कहना कि पब्लिक इंक्वायरी हो जाए, तो जैसा लोग साहब ने वाज़ेह तौर पे कर दिया, अव्वल तो पब्लिक इंक्वायरी एक मसले पे होती नहीं है, लेकिन आप जैसे लोगों को, जो आप मीडिया हैं, दूसरे उनको यहाँ चाहिए 500 लोगों का मामला है, 500 गरीब मौत के घाट उतारे गए पूरे कनाडा भर में। तो पूरे कनाडा को मुज्तमा होके मुझको, आपको, आपके मीडिया के सारे लोगों को जी। इस बात को उठाना पड़ेगा। ये मामला क्योंकि एजाज चौधरी का है, हम पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया पे वो भी आप हैं, मैं ज़्यादा ये बात नहीं, जहाँ पे भी बात होगी आप देखेंगे कि वो वाइट फ्लैटरी की बात आ जाएगी, साइकोफेंसी की बात आ जाएगी कि कौन से अफसर हैं, कौन वज़ीर आला है, हमें अपने क्या, बहुत ही नैरो मफादात में चले जाएंगे। तो जो सवाल SIU में कोई नतीजा निकलता नहीं है, निकलता भी अगर है तो या तो बहुत मामूली सज़ा देगी, जैसे जैसे सिंपल स्लैप ऑन द रिस्ट करके हटा दिया जाता है और इस तरीके से काम होता है। तो ये मामला ज़्यादा गंभीर है, बहुत बड़ा है, और ये मामला एक नेशनल लेवल का मामला है, और जब तक आवाज़ें हर तरफ से नहीं उठेंगी, वो आप देख रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर में आवाज़ें उठ रही हैं। नतीजा क्या निकल रहा है कि अब वॉलमार्ट को और ये बड़ी ऑल लाइव्स मैटर का मामला चल रहा है, आई होप मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो वॉलमार्ट को कल बयान देना पड़ा कि भाई जो हमारे से ऑल लाइव्स मैटर की टी शर्टें, ब्लू लाइव्स मैटर की, हम इसको गौर कर रहे हैं, क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। कि मामला है एक पूरी 400 साल की लोगों की जद्दोजहद का, और हम लोग उसमें बहुत कम तरीन मुतासिर, हमसे मुराद हम मुसलमान और पाकिस्तानी लोग बहुत कम मुतासिर हैं, राइट। तो उसके ऊपर हम पूरी कन्वर्जन को ऑल लाइव्स मैटर बना दें, तो ये काफ़ी गंभीर था। इसके लिए मैंने जैसे लोग साहब से कुछ दिन पहले बात की थी कि ब्लैक लाइव्स मैटर वाले भी जनूबी एशियाई जो अक्लमंद लोग हैं, वो भी जो 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 ख्याल रखने वाले हसास लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मिलजुल के काम हो, तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा। और ये मेरी राय है, लेकिन SIU के ऊपर तो मैं ये ट्रस्ट मेरा नहीं है कि SIU सही काम नहीं करती। SIU वही करेगी जो उनको कहा गया है करने को, जिसका उनको मैंडेट है, उससे बाहर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, बिल्कुल ठीक है। लोग साहब, आप अब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि पुलिस रिफॉर्म्स की रास्ते की रुकावट क्या है। जो आपने किताब भी लिखी, ज़रा एक्सटेंसिव आपने इस पर काम किया, बोर्ड को आपने 10 साल चेयर भी किया। हमारे नाज़रीन को बताएं कि हमें तो ये लगता है कि ये तो कल हो जाने वाला काम है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? जी,
मेरे 10 साल का काफ़ी सारा वक़्त रिफ़ॉर्म करवाने की झगड़ों में ही बीता। कुछ रिफ़ॉर्म्स हुए, मगर जो बिल्कुल ज़रूरी रिफ़ॉर्म्स थी, वो मेरे ख़्याल से नहीं हो पाई। कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो कानून है, पुलिस सर्विसेज़ एक्ट, वो अम, पुलिस अम, चीफ्स, पुलिस एसोसिएशन वगैरह की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, पब्लिक की तरफ कम। तो उसमें तरह-तरह के प्रोविज़न्स हैं, जो हमारे हाथ बाँध देते थे। अब जैसे देखिए कि ये माँग की जा रही है कि जिस पुलिस ऑफ़िसर ने पील में एजाज चौधरी को मारा, कि उसको फायर कर दिया जाए। और ये माँग कितनी बार उठाई गई है कि जो खराब पुलिस ऑफ़िसर हैं, जो वायलेंट हैं, जो रेसिस्ट हैं, जो बदतमीज़ करप्ट हैं, उनको आप निकाल क्यों नहीं देते? मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी इस पे। मगर पुलिस एक्ट हमें ऐसा करने नहीं देता। उसमें प्रोविज़न्स उसकी इतनी अ, कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एक पुलिस ऑफ़िसर को निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। तो पहले तो पुलिस एक्ट हुआ, और वो पुलिस एक्ट बनाती कौन है? प्रोविंशियल सरकार। प्रोविंशियल सरकार के रिश्ते पुलिस चीफ और पुलिस एसोसिएशन के साथ बहुत गहरे होते हैं, चाहे वो लिबरल हो या कंजर्वेटिव, कोई भी पार्टी हो। हमने ये 10 साल सर पीटा कि भाई हमारी भी बात सुनो, पब्लिक की बात सुनो, मगर वो कहते हैं कि ये लोग एक्सपर्ट हैं, तुम कौन होते हो? तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि पुलिस एसोसिएशन का पावर बहुत ज़्यादा है। ये एक्ट में उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है। पहले तो ये कहा जाता है कि हर पुलिस सर्विस में जो लोग काम करते हैं, सिर्फ चीफ और डिप्टी चीफ के अलावा सबको एसोसिएशन का मेंबर होना पड़ेगा, और 2 एसोसिएशन होंगी। एक जो रैंक एंड फाइल की हो, और ठीक है। दूसरी जो सीनियर ऑफिसर्स की हो। और उनको ये ज़िम्मा दिया गया है कि वो बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करें। मगर उन्होंने पिछले 50 साल में कॉन्ट्रैक्ट कलेक्टिव एग्रीमेंट का रास्ता लेके अपने आप को पुलिस ऑपरेशन, पुलिस पॉलिसी सब में जोड़ दिया है। तो वो ये कहेंगे कि नहीं, ये हमारे मेंबर्स की सेफ्टी की बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी देखिए, आपको एग्जांपल दें कि 2017 में टोरंटो पुलिस बोर्ड ने एक बहुत जोर शोर से नया मॉडर्नाइजेशन प्लान जारी किया। उसका नाम था द वे फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि अ, हम इतने दूर जाने चाहते हैं जितना हम पहले कभी नहीं गए हैं। ठीक। और उसका पहला स्टेप था कि हम पुलिस हायरिंग और प्रमोशन 3 साल के लिए फ्रीज कर देंगे, ताकि हम रिफॉर्म्स कर सकें। ऐसा नहीं कि ये कुछ नया काम कर रहे थे, हमने भी ये किया था। 2011 में मैंने किया था, 12 में किया था। कुछ हफ्तों के अंदर ही अंदर पुलिस एसोसिएशन ने मेयर, पुलिस बोर्ड और पुलिस चीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह शुरू कर दिया। और मुश्किल से 3 महीने बाद मेयर साहब मोशन लाए पुलिस बोर्ड में कि भाई ये फ्रीज खोल दो। आप रिफॉर्म करोगे कहाँ से? जो आज बजट है $1.1 बिलियन का, उसका 80-85% तो कलेक्टिव एग्रीमेंट में जुड़ा हुआ है। अगर उसको आप नहीं बदल सकते हो, तो आप कोई रिफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक। और ये एक दूसरी बहुत बड़ी वजह है कि पुलिस एसोसिएशन और उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग का इस्तेमाल करके रिफॉर्म के रास्ते में अड़ंगा लगाना। तीसरा ये है कि जो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है, उस पे पुलिस एक्ट में तरह-तरह के रोक लगाए गए हैं। वो ये कहा जाता है कि आप सिर्फ पॉलिसी बना सकते हो। आपका पुलिस डिसिप्लिन में कोई रोल नहीं है। आप पुलिस सर्विस में
किसको प्रमोट किया जाता है वगैरह वगैरह, उसमें आपका कोई, हालांकि आप एम्प्लॉयर हैं मगर उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो सब चीफ करता है। और चीफ और जो हमारे पुलिस चीफ हैं वो अंदर आते हैं रिक्रूट होके एज कांस्टेबल, और 30 साल 35 साल उसी एक ही सर्विस में लगा के ऊपर चढ़ते हैं, तो जी उनकी दोस्तियां बन जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, वो अपने एक दूसरे को संभालते हैं। एक इनफॉर्मल कल्चर है पुलिस में कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करो, कोई गलत काम करता है तो उसको छुपा दो, कोई गलत काम करता है, तुम चीफ हो, तुम उसको किड ग्लव से आहिस्ते आहिस्ते उसको संभालो, उसके खिलाफ अ, कठिन या अ, जो ज़रूरी है वो उसके खिलाफ मत करो, उसको छुपा दो। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रिफॉर्म के रास्ते में आती हैं। रुकावट है। नहीं, ये तो आपने बड़ी तफसील से आपने बताया कि किस तरह के मसाइल हैं, और टोरंटो पुलिस बोर्ड कंसिडर टू बी द बिगेस्ट पुलिस बोर्ड। अगर हम पील रीजन को देखें या मुल्क के दूसरे शहरों को देखें तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वन। जो चैलेंजेस वहां पर हैं वही सिमिलर चैलेंजेस जो है वो मोस्ट लाइकली अदर रीजन्स के अंदर भी जो है वो फेस किए जाते होंगे। गो के अभी हम बात कर रहे हैं पील रीजनल। जी प्लीज, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? एक और, जो जरूर। पुलिस बोर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अम, अम, उनमें कोई अथॉरिटी नहीं है या करने की गुंजाइश नहीं है, मगर होता ये है कि पुलिस बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं, मुनीर साहब ने जिक्र किया पील बोर्ड का, कि मेयर शहर का ये उसको ये बिल्कुल दिया गया ऑटोमेटिक है कि वो अगर चाहे तो वो पुलिस बोर्ड का मेंबर हो जाए, अगर वो ना चाहे तो वो अपने किसी दोस्त को बैठा दे, सिटी काउंसिलर को। 2 और सिटी काउंसिलर होते हैं जहाँ 7 मेंबर का बोर्ड हो, वो भी वही होते हैं जो मेयर से आता है। 4 सिविलियंस होते हैं जिसमें से 1 सिटी काउंसिल अपॉइंट करती है, 3 प्रोविंस अपॉइंट करती है। ये सारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, जी और उसमें ये नहीं देखा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई ये नहीं कहता है कि भाई पुलिस बोर्ड का मेंबर होने के लिए आपको कम्युनिटी से जुड़ा होना होगा, आपको कोई नॉलेज होगा, आपके कुछ विचार होंगे, आप पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए या स्टैंड लेने में डरेंगे नहीं। तो बोर्ड जो होती हैं वो या तो मेयर चलाते हैं या रबर स्टैम्प होती है, तो और बोर्ड्स की कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो हम जब रिफॉर्म में अड़ंगे की बात करते हैं तो हमें बोर्ड का रोल भी, और बोर्ड में कौन जाते हैं, उनको क्या सपोर्ट मिलता है, उनको क्या पता है, क्या एक्सपीरियंस, ये सब भी सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ये भी अच्छा हुआ आपने इस हवाले से बात की। ये जानना पड़ा जरूर सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं तो मुझे भी जाहिर है कोई एक्शन लेते हुए सोचना पड़ेगा कि मैं जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया है उनको मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये आलोक साहब और मुनीर साहब, आप दोनों ये बात बताएं कि आपने एक्टिविज्म के हवाले से भी काम किया है कि लोग हमसे ये बात पूछ रहे हैं खास तौर पे एजाज चौधरी के हवाले से कि हम एज एन ऑर्डिनरी कैनेडियन हम क्या करें ताकि इस मौके पे हमारी आखिरकार सुनवाई हो। तो उनके हाथ में, इंडिविजुअल्स के हाथ में क्या चीज़ है कि जो वो कर सकते हैं? मैं अगर इजाज़त दें मैं पहले कह दूं ज़रूर। तो यूँ है कि सिटीजन से सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सारा मामला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से शुरू होता है, राइट? तो आपको देखना पड़ेगा कि काउंसिल सबसे पहले आपकी अपनी बल्दियाती या म्यूनिसिपल काउंसिल में आपके कौन से वो नुमाइंदे हैं जो अवाम की सोच रखते हैं। इसको आपको देखना पड़ेगा। अवाम की सोच मतलब कि आप अपने इलाकों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मिसिसागा की काउंसिल को लें जिसकी मेयर है बॉनी, ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसमें से कौन से ऐसे लोग हैं, आप खुद चाहिए और जितने भी लोग जब उनसे पूछिए कि वो कौन से ऐसे लोग हैं कि सिर्फ इस मामले पे, सिर्फ पुलिस रिफॉर्म के मामले में जो 10 या 11 मेंबर्स हैं काउंसिल के, उनके अंदर कितनी एपिटाइट है कि कोई चेंज की जाए। सबसे पहली बात ये है। और अगर नहीं है तो क्या हम लोग जो कलर्ड लोग हैं, हम उनकी बात करें, वाइट लोगों की भी बात है, तो क्या हम नुमाइंदे बदलने का इख्तियार भी रखते हैं, यानी कोशिश भी करते हैं कि निकल, अगर हम वोट ही नहीं डालते हैं जाके, अगर हमारा काउंसलर 3000 वोट से हमारी मेयर
1 लाख वोट से इलेक्ट हो जाती है 7 लाख लोगों के शहर के अंदर, और तो उसके अंदर भी लॉप साइडेड वन साइडेड मामला होता है। ये यहीं की नहीं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। तो कुछ शहर, टोरंटो इज़ अ डिफरेंट सिटी, वहाँ पे हमेशा मामला मिक्स दूसरा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है। लेकिन ये सारे कलर्ड सिटीज़ हैं, तो इन सारे कलर्ड सिटीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर जो है, यानी जो आवाम की अपने हकूक़ की बात कर सके, वो कितनी है। तो अब जद्दोजहद अगर आप करेंगे तो जाके फिर मैं तो यही कहूँगा एज अ सिंपल मैन कि भाई पहले तो आप इन नुमाइंदों को अपने नुमाइंदे लाने की कोशिश करें। आप पहले जाके इंतखाबी अमल में हिस्सा तो लें। ये तो नहीं है कि पीएल मुस्लिम काउंसिल ने अगर मिसिसागा की मेयर को इन्फ्लुएंस कर दिया अपनी दोस्ती में, अपने ताल्लुकात में, अपने दबाव में, तो उनकी मर्जी के सारे काम होने लगे। ये भी होता है, लेकिन क्या वो सबके नुमाइंदे? जैसे आप कहेंगे हम पीर मुस्लिम काउंसिल है, तो आप कहेंगे सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदे, तो फिर आप कहाँ से अपने नुमाइंदे ऊपर ला के बिठाते रहेंगे जो पूरे शहर की जो मुश्किलात हैं वो पेश। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। जी इवन जो काउंसलर जो अपॉइंट किए गए बहुत ही ज़रूरत। तो अब नाम नहीं लेता मैं, लेकिन जो फील्ड रीजन का पुलिस बोर्ड है उसमें कम से कम एक साहब तो ऐसे हैं कि जो खुद कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिसके ऊपर ग्लोबल मेल ने लिखा था, क्या कहते हैं, एडिटोरियल या राय लिखी थी कि कंट्रोवर्शियल रहे हैं। पैट्रिक ब्राउन की स्कीम में जो चल रही थी लीडरशिप की, उसमें उन्होंने अजीब सा किरदार अदा किया है। अब वही साहब जो हैं बैठे हुए हैं ऊपर, और पैट्रिक ब्राउन जो थे लीडरशिप में मामला अपना करते हैं। हम ब्रैम्पटन की बात कर लेते हैं, तो लेकिन अब उन्हीं का बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये सब लोग कोई कुछ करने वाले, पैट्रिक ब्राउन को आप बहुत बातें करते देखेंगे। वो पिछले दिनों जब अजानों की बात हो रही थी, वो बड़े बड़े बयान दे रहे थे क्योंकि ही वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ वोट्स, राइट। तो अब मसला हम बहस शहरी, हमारी जिम्मेदारी वैसा भी है कि हम सबके गौर करें। देखिए मैं कलर 50, अगर हमारे 55% लोग कलर्ड मारे गए, 45% लोग बेचारे सफ़ेद मारे गए। फिर हम भूल जाते हैं कि इंडिजिनस कितने मारे गए। 500 पुलिस वालों में सबसे बड़ी तादाद गैर सफ़ेद फार्मों में इंडिजिनस लोगों की है, उसके बाद सियाह फार्म लोगों की है, उसके बाद कहीं पे जाके छोटा सा नंबर जो है वो जुनूबी एशियाइयों का था। एक ज़िंदगी भी बहुत अहम है। लेकिन जब तक हम विल नहीं पैदा करेंगे अपनी लीडरशिप की चेंज करने की, जो हमारी एस्पिरेशंस को आगे जाके चले, सब बातें रहेंगी और चंद दिन में सब मामला टाइम फिश हो जाएगा। और आपके अलावा कोई ऐसा मुझे मोतबर शख्स नज़र नहीं आता है जो अपने अपने रेडियोस पे बैठ के, अपने चैनल पे बैठ के यही बातें कर रहा हो। ये बहुत जद्दोजहद चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आलोक साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, नहीं, मुनीर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि देखिए हम यहाँ रहते हैं, मगर हम अपने आप को यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस से करीब अलग ही रखते हैं। अब ज़रूरत है कि हम उस पे ध्यान दें, उसको जाने। जो ये चर्चा हो रही कि पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो पाता है, बड़े ताज्जुब की बात है कि बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमारा पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि अगर हमें कुछ बदलाव लाना है तो जानना पड़ेगा कि किस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, क्या हमें बदलना है, कहाँ पे मुसीबतें हैं, कहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो आप जो ये चर्चा करवा रहे हैं बहुत ज़रूरी है, मगर चर्चे से ज्ञान लेके फिर लोगों को आगे जाना पड़ेगा। जी अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को, अपने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पुलिस बोर्ड हो, चाहे स्कूल बोर्ड हो, चाहे हॉस्पिटल बोर्ड हो, अगर हमें उनमें बदलाव लाना है तो हम सिर्फ मांग नहीं कर सकते, हमें उसके लिए झगड़ा भी करना पड़ेगा। तो अभी जैसे अब फिर तीसरी बात यह है कि हम अपने आप को ज़्यादातर तौर पे अलग रखते हैं और सिर्फ बहुत इनवर्ड लुकिंग है। ठीक। मगर हमें ज़रूरत है कि एक ब्रॉड जब प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है, उसमें हमारा रोल क्या है, हम क्या उसमें जुड़ रहे हैं। मुनीर साहब ने इंडिजिनस की बात की। जब इंडिजिनस इश्यूज़ को लेके यहाँ पे चर्चा हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो रहा था, मिसिंग एंड मर्डर्ड women and girls हो रहा था, हजारों मिसिंग एंड मर्डर, जब ब्रूस मैकार्थर इंक्वायरी हो रही थी, क्या हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हमारी कम्युनिटी की तरफ से कैसे जुड़ें, कैसे सपोर्ट करें, कैसे उनके उन नेटवर्क्स में हिस्सा लें? तो ज़रूरी है पॉलिटिकल एक्टिविज़म की, ऐसा नहीं कि एडवेंचरिज्म हो, मगर जिम्मेदारी के साथ हमें अपने सिटीजनशिप के
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ज़िम्मेदारी है, उसको निभाने की ज़रूरत है। निभाने तो की जरूरत है। पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लें और बाकी ब्रॉडर सिविल सोसाइटी में हम हिस्सा लें, ऐसा हम करते नहीं। बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। हम अपनी जब हमारी कम्युनिटी में कोई यानी पाकिस्तानी की बात हो रही है, कैनेडियन मुस्लिम्स की बात हो रही है, तो शायद हम ज़्यादा थोड़ा उसमें आगे आते हैं। बाकी हमारे लिए स्टेटस को है, जो बाहर हो रहा है वो होता रहे, लेकिन हमें एक्टिवली दूसरे कॉजेस में भी जो है वो ज्वाइन इन होने की ज़रूरत है। मैं ये बात पूछना चाहूँगा, लोग साहब, हम बात करते हैं ये म्यूनिसिपल लेवल की और हम प्रोविंशियल लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी कोई रोल है इसके अंदर, इन चीज़ों का नोटिस लेके डिक्टेट करना, इस बात को आगे बढ़ाना? जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बिल ब्लेयर जो टोरंटो के चीफ ऑफ पुलिस थे, ये लोग कहेंगे कि भाई पुलिसिंग, पब्लिक सेफ्टी ये सब तो प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन है, मगर ये बात गलत है। ये अपनी जिम्मेदारी न लेने का एक्सक्यूज है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट आरसीएमपी की एम्प्लॉयर है। आरसीएमपी का कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। आरसीएमपी इज पार्ट ऑफ फेडरल सिविल सर्विस। कमिश्नर मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। और आरसीएमपी बड़े सारे प्रोविंसेस हैं वेस्टर्न कनाडा में, ईस्टर्न कनाडा में, जहाँ पे म्यूनिसिपल पुलिसिंग करती है ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो फेडरल गवर्नमेंट का रोल है। दूसरा देखिए, 2011 के शायद, जब हार्पर सरकार थी और मैं प्रेसिडेंट था हमारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस बोर्ड का, तो हमने उनको कन्विंस किया था कि आपका एक लीडरशिप रोल है। तो जनवरी 2011 या कब उन्होंने एक नेशनल समिट बुलाई ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ पुलिसिंग, और वहाँ से फिर सारे प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स का राउंड टेबल बना, ताकि सारे कनाडा में पुलिस में जो बदलाव लाना है उस पे बैठ के कोऑर्डिनेटेड चर्चा हो सके। तो ऐसा नहीं कि लोग जस्टिन ट्रूडो से या बिल ब्लेयर से कोई नई मांग कर रहे हैं। बिल ब्लेयर चीफ थे उस वक़्त और वो उस समिट में मौजूद थे। उनको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट का रोल कई तरह से है और उनको लीडरशिप लेने की फिर से ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। मुरली साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, इसमें ये आपने एक सवाल ये किया था रिफॉर्म्स के बारे में ना, हम सब के बारे ये समझिए कि देखिए, लोग साहब जब चेयर थे तो एक हम जो ये कह रहे हैं हमें हमें सब जानना चाहिए, बहुत उम्दा बात कह रहे हैं। तो हमें अपने से सवाल ये, अपने सवाल में अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि हमें सवाल करें हम कार्डिंग के बारे में कितना जानते हैं। क्या हम कार्डिंग का सड़क पे कभी शिकार हुए हैं कि नहीं हुए हैं? और ये इतना ज़रूरी, हर सड़क का, ब्रैम्पटन का मसला है, पील का मसला है और टोरंटो का मसला है, गली गली का मसला है कि जहाँ पे पुलिस वाले अपनी मर्जी से जिस शख्स को चाहे रोक लेते थे और उसको, वो बेचारा डर भी जाता था। उमूमन बच्चे होते थे 14 साल, 17 साल, 18 साल के, उमूमन सियाफाम लोग होते थे, सिख लोग भी होते होंगे, मुसलमान तो ऐसे बहुत ही कम इस बात का शिकार हुए। लेकिन ये कि असल बात ये जब ये चर्चा हो रही थी, इन्होंने इतनी कोशिश की, सब मामला होने के बाद जो उन्होंने फरमाया, अभी मेयर साहब ने आके जो तयशुदा कार्डिंग पॉलिसी को चेंज करना था वो चेंज कर दिया। और मेरी जो थोड़ी सी राय वो ये कि अगर उस वक्त, और लोग साहब मुझे सही कर सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, तो अगर यासिर नकवी उस वक्त खुद दिलचस्पी नहीं लेते और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कार्डिंग पॉलिसी को पुश डाउन नहीं करते, जो आपने सवाल किया फेडरल का, तो चूँकि तो प्रोविंशियल में कौन अटॉर्नी जनरल है जो इन मामलों को पुश करने, वो आए सामने। और ज़ाहिर है वो तो टेक्निकली पाकिस्तानी निजात थे, लेकिन उन्होंने वो मसला हल कराया जो हर इंसान का मसला था। लेकिन आप अपने अखबारों को, हम अपने मीडिया की बात करें, अपने मीडिया की जिम्मेदारी बताना चाहता हूँ, उर्दू लिखने वाले, हिंदी लिखने वाले, कि हम कितनी कार्डिंग पॉलिसी के ऊपर बात करते रहें, कितना अपने आवाम को बताते रहें। ये नहीं है कि अगर हम चूंकि ताबेदार हैं पुलिस के और पुलिस हमें नहीं रोकती, हमने मशहूर करते कि हम पुलिस के ताबेदार हैं, हम पुलिस के सामने हमेशा सर झुकाते हैं, तो हमें कार्ड ही नहीं होता मसला। ये बहुत संगीन मसले हैं और ये जाहिर है कि टॉप डाउन अगर आता भी है तो फिर हमें प्रोविंशियल लेवल पे भी हुकूमत को देखना पड़ेगा। अब कंजर्वेटिव पार्टी को हमने इलेक्ट कर लिया, ठीक है, इंसानों का हक है जिसको करें, ये किस लिए कर लिया? नैरो बातों को। अब आपने माशाल्लाह एक एनडीपी के उसकी बात की तो मैं मुस्कुरा रहा था उस वक्त के एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बेचारे आके कोशिश कर रहे हैं, तो एनडीपी को तो लोग इलेक्ट ही नहीं करते हैं।
जी, एनडीपी आपके यहाँ, ये मेरी अपनी राय है और गलत हो सकती है, सियासी राय हो सकती है, कि एनडीपी आपके यहाँ वाहिद सियासी जमात है जिसका सियासी शऊर, अवामी शऊर और अवामी बहबूद का शऊर दूसरी सियासी जमातों से कहीं ज़्यादा है। होते होते एक दफ़ा वो फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत बनाते बनाते रह गई। जी, आपके यहाँ जब वो हुकूमत एक दफ़ा बनाई तो आज तक उन्हें सोशलिज्म पे ही मारा जा रहा है। और जब पाकिस्तानी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, न्यू इमिग्रेंट, सोशलिज्म के नाम पे काम जाते हैं। वो कैंडिडेट आता है तो उसको सुरखा करके दिखा देते हैं और ये नहीं सोचते कि ये हमारी बहबूद के बारे में क्या बात। हम अपने नैरो मसाइल पे आते हैं, भाई अगर आप जो है सेक्स एजुकेशन को अपोज करेंगे तो हम आपको जिता देंगे, बट दिस इज सच ए नैरो थिंग। तो हमें उस तमाम नैरोनेस से निकल के अपने जहन को वसी करना पड़ेगा और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एनडीपी जैसे लोग जो हों, वो भी इवन जगमीत सिंह साहब हों, जो भी हों, वो पे फंसते हैं मुसीबतों में, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उनसे कितनी राय हासिल कर सकते हैं, उनको अपने साथ कैसे मिला सकते हैं और हम नुमाइंदों को नीचे से ऊपर तक कैसे बदल सकते हैं। मुझे 3-4 मिनट में उठना होगा। बिल्कुल नहीं, हम प्रोग्राम हमारे अख्ताम को पहुंच रहा है। मैं आलोक साहब से पूछूंगा, जाते जाते कोई खास एंड में कोई बात आप कहना चाहते हैं? जी, मुनीर साहब ने यासिर नकवी का जिक्र किया। वो पहले मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी बने कैथलीन विन की लिबरल सरकार में, फिर अटॉर्नी जनरल बने और हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद तभी हुई जब वो मिनिस्टर थे, क्योंकि जो मैंने नेशनल समिट की बात की उसके बाद नकवी साहब के साथ हम बैठे, मिनिस्टर बने ही थे, तो मैं ओटावा गया और उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठ के उनके साथ नाश्ता किया। उनको समझाया कि पुलिस की इश्यूज क्या है, रिफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और मुझे कहना पड़ेगा कि जब तक वो मिनिस्टर रहे वो अपनी कोशिश जारी रखी। उन्होंने फ्यूचर ऑफ पुलिसिंग की एडवाइजरी कमेटी बनाई, मगर उनको कम्युनिटी से क्या सपोर्ट मिला ये मुझे नहीं पता। और कार्डिंग की बात कर रहे हैं, देखिए हम सोचते हैं कार्डिंग, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कार्डिंग सिर्फ ब्लैक की बात है, ऐसा नहीं है। 2005 में किंगस्टन में यूनिवर्सिटी टोरंटो के एक प्रोफेसर हैं स्कॉट वर्टले, उन्होंने स्टडी किया था कि ट्रैफिक वायलेशन के नाम से किसको रोका जाता है। कि नंबर 1 थे लोग जिनको कहा गया था अरब। तो हमने पूछा कि भाई, हम गए किंगस्टन का स्टडी समझने के लिए, तो हमने कहा क्या इतने सारे पॉपुलेशन अरब की किंगस्टन में इतनी बड़ी नहीं है, मगर इतने ज़्यादा स्टॉप इनके क्यों हो रहे, क्या ये लोग सब बहुत बुरे ड्राइवर्स हैं? ऐसा तो नहीं है। तो लोग बस ये सोचते रहे कि ये सिर्फ ब्लैक्स के इशू है, मगर ये नहीं है। टोरंटो में जो स्टडीज़ की हैं टोरंटो स्क्वायर ने की है, हमें पता है कि साउथ एशियन, चाहे पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे भी बच्चे पुलिस वाले रोकते हैं, उनकी कार्डिंग करते हैं, ख़ास करके जो गरीब इलाके में रहते हैं। एक ज़माना था जब श्रीलंका के तमिल बच्चों के ऊपर काफ़ी, मगर हमने एज ए कम्युनिटी इसको एक साउथ एशियन इशू करके नहीं उठाया है, या इसको लेके उतनी आवाज़ नहीं उठाई है जितना दूसरे कम्युनिटीज़ ने किया है। तो ठीक, बात वहीं चली जाती है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा और हमें एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक साहब, आलोक मुखर्जी साहब, आपने हमें अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और चूंकि आपके पास डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, डेप्थ ऑफ नॉलेज है, वो आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया, मच वैल्यूएबल। मुनीर साहब, आप मुझे एक सेंटेंस में ये बता दें ये कार्डिंग है क्या, ताकि हमारे नाज़रीन इसको समझ भी सकें। कार्डिंग ये होती है कि सड़क के ऊपर आपको रोका जाता है और आपके आपके बारे में आपकी मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। आप कौन हैं, आपका रंग क्या है, ये सब वो लिखा जाता था पहले। आपकी उम्र क्या है, कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, कभी पता सही है कि नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई आईडी कार्ड है कि नहीं, जिसकी ज़रूरत होती है कि नहीं, ये ज़्यादा जानते हैं इस बात को। ये सारी चीज़ें होती थी एक तरीके से अवाम को टेरराइज़ करने के लिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन और इसके बारे में कभी नस्ली स्टैटिस्टिक्स जारी भी नहीं की गई। ये कोशिश की गई भाई ये तो बताओ किन लोगों को तुम रोकते हो, वो भी नहीं जारी की गई, उसको भी छुपाया गया। ये एक तरीके से
जिसको कहते हैं हैवी आर्म्ड या स्ट्रॉन्ग आर्म टेक्निक होती थी अवाम को डरा के धमका के रखने की, ताकि जब भी पुलिस वाले को, तो माँ बाप बच्चों को, भाई पुलिस वाले ने उसको सलाम कर लिया को जाके, सो फौरन से उसको सलूट मारो। ये तो हम बचपन से सिखा रहे हैं इन्हीं डरों के। अभी जो टांड्रे कैंपल बेचारा मरा है, तो उसके बारे में भी ये सवाल जवाब आया कि हम तो अपने काली माँ ने कहा टांड्रे कैंपल अपील रीजन का बच्चा है, जिसको इससे पहले उन्होंने 9 या 10 जून को मारा है। तो उसकी माँ ने या किसी ने कहा, हम तो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं घर से निकलने से पहले कि तुम पुलिस वालों से बात कैसे करो। जी तो इतने टेरराइज माशरे में आप रह के भी नहीं समझे कि हमारे साथ क्या हो, तो ज्यादती है। और मैं आखिर में बस ये कहूँगा कि शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और सबसे बड़ा शुक्रिया आलोक साहब का कि उन्होंने मुझे अपने साथ बात करने का मौका दिया, कि वो हमारे नज़दीक एक बहुत बड़े पहाड़ हैं, हम बिल्कुल राई हैं, हम उनसे ही सीखते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया आलोक साहब का, मैं भी बहुत मशकूर हूँ आपका भी, दोनों का, कि आपने जी9 डिजिटल टीवी को अपना टाइम दिया और हमारे नाज़रीन तक इस इतने अहम टॉपिक के ऊपर आपने बड़ी मुफस्सिल जो है वो गुफ्तगू की। और ये गुफ्तगू प्रोग्राम का नाम भी है और ये गुफ्तगू जारी रहेगी। और इंशाल्लाह आगे जिस तरह सूरत हाल बढ़ती है साउथ एशियन कम्युनिटी के हवाले से, या हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए जो ब्रिज का किरदार हमने अदा करना है, उसमें हम गाहे बगाहे आपसे जो है वो रहनुमाई लेते रहेंगे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। आपको मैं शुक्रिया कि मुझे शामिल किए इस बातचीत में, मुनीर साहब और अवैध साहब, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा आज हमारी जो गुफ्तगू थी इस हवाले से कि जो एजाज चौधरी साहब का कत्ल हुआ पील पुलिस के हाथों, जिसकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर एसआईयू में जो है वो उनके हाथ पे है। कहा जाता है कि शायद 1 महीने में उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके तफसीलात सामने आएंगी, लेकिन फैमिली की और जो अवाम की डिमांड है वो पब्लिक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की है, जिस पे हमने भी, आपने देखा, बात भी की आलोक मुखर्जी साहब से कि जो 10 साल टोरंटो पुलिस बोर्ड के चेयर रहे और विजिटिंग जो है वो प्रोफेसर भी हैं रायरसन यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम भी देखिए नाजरीन, आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, एक्सेसिव फोर्स टोरंटोज फाइट टू रिफॉर्म सिटी पुलिसिंग। तो उनकी जो इन डेप्थ नॉलेज थी उससे आपने ये अंदाजा लगाया। और हमने इस हवाले से भी बात की कि पब्लिक इंक्वायरी वर्सेस एसआईयू, ये एसआईयू जैसे उन्होंने बताया कि वो बहुत नैरो बैंड के अंदर जाके उस मोमेंट को, उस इंसिडेंट को एनालाइज करेगा और अपनी रिपोर्ट दे देगा। उसके सराउंडिंग के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो उसका मैंडेट नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं। उसी के साथ साथ आलोक मुखर्जी साहब ने और मुनीर जो है वो परवेज साहब ने इस हवाले से बात की कि आखिर वो क्या रुकावटें हैं ये पुलिस बोर्ड्स के सामने, चाहे वो टोरंटो का पुलिस बोर्ड है, पील का पुलिस बोर्ड है, कि वहां पे जो बोर्ड में जो सिलेक्शन है वो पॉलिटिकल सिलेक्शंस हैं। बोर्ड को चला कौन रहा है, पॉलिटिकल विल क्या है रिफॉर्म्स लाने की और उसको फिर एक्सिक्यूट करने की, और किस तरह 10 साल तक आलोक मुखर्जी साहब इस पे लड़ते रहे, अपनी एफर्ट्स करते रहे, क्या कुछ वो कर पाए और क्या कुछ नहीं हो सका और उसके ना होने की वजूहात क्या थी। साथ साथ हमने इस हवाले से भी बात की कि मैं और आप एज एन इंडिविजुअल इस वक्त क्या कर सकते हैं एजाज चौधरी साहब के मामले में, आपका मेरा रोल क्या है। और ये जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि क्या सिर्फ जब साउथ एशियन कम्युनिटी में कोई इंसिडेंट होगा तो मैं और आप खड़े होंगे, या जो मेन स्ट्रीम के जो और दीगर इंसिडेंट है दूसरी कम्युनिटीज, क्या कभी हम उनके साथ भी इसी तरह शाना बशाना खड़े रहने की कोशिश करते हैं। मुमकिन तौर पे बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे कि जो रीडिंग भी करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन भी करते हैं, लेकिन नेचुरली जो कम्युनिटी हिट होती है वहां पे एंगर फौरी तौर पे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन हमें, जैसे आलोक साहब ने कहा, कि ना सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ना सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, अगले स्टेप पे थोड़ी सी हमें फाइट भी करनी पड़ेगी अपने हक को हासिल करने के लिए। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करें आप तक कि पुलिस काम कैसे करती है, रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं, और ये इंसिडेंट क्या हुआ है, और एसआईयू की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है, उसकी रिपोर्ट कैसे बनती है, और पब्लिक इंक्वायरी के चैलेंजेस क्या हैं। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, ये गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगी मंडे के दिन और जुमेरात के दिन, 2 दिनों में आप देखा करते हैं गुफ्तगू उवैस इकबाल के साथ, द कॉन्वर्सेशन विद उवैस इकबाल। मुझे, अपने मेजबान को और जी9 डिजिटल की टीवी टीम को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे जल्द मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।